एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि पहले की कुछ खबरों में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भारत के सामने रखा था, जिसका नाम HMS क्वीन एलिजाबेथ है। और ये कहा जा रहा है कि इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। कुछ 65,000 टन का यह ब्रिटिश वॉरशिप भारत को मिलने वाला है। हो सकता है यह मिल भी जाए, क्योंकि भारत के अधिकारियों ने उनके जो डॉकयार्ड है उसका दौरा भी किया हुआ है, जो कि स्कॉटलैंड में है, जहां पर अभी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया जा रहा है। संडे मिलर की एक खबर में यह निकलकर सामने आया था। आपको पता है कि भारत अभी रशिया से प्राप्त एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का इस्तेमाल कर रहा है, और INS विक्रांत भी जल्द ही 2021 या 20 के समय भारतीय नेवी में शामिल होने वाला है। पर भारत ये चाहता है कि उनके पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो, जो कि पहले कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिका से प्राप्त हो सकता है, पर फंड की कमी होने के कारण 2017 से ही यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। पर जब अब यूनाइटेड किंगडम ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सामने रखा है, तो हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जा सके। और ये कहा जा रहा है कि जो INS विशाल, इससे पहले नाम दिया जा रहा था एयरक्राफ्ट कैरियर को, वो 2022 में उसका काम स्टार्ट किया जा सकता है। खबरों में यह भी सामने निकल कर आया है कि जब यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, दोनों ही कंट्रियों के बीच में डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो इसका निर्माण भारत में ही बनाया जाएगा, पर यूके की कंपनी के द्वारा कई पार्ट सप्लाई किए जाएंगे। इससे पहले हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन से ही आए हुए होते थे, जैसे कि INS विक्रांत और INS विराट, जो कि अभी 2 साल पहले ही डिकमीशन हुआ है। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा रॉयल नेवी के कुछ 60 एयरक्राफ्ट एकोमोडेट किए जाते हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो के द्वारा जो एक नया सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसको RISAT-2B-R1 कहा जा रहा है। वो 22 मई को लॉन्च होने वाला है। इससे पहले RISAT सीरीज के RISAT-1 और 2 को ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। RISAT-2 को 2009 में लॉन्च किया गया था मुंबई हमले के बाद, और ये सैटेलाइट एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए होते हैं, जो कि हर वेदर में, दिन हो या रात, अच्छी तस्वीरें भारत को देंगे। अपने दुश्मन देशों की भी अच्छी तस्वीरें देंगे, बॉर्डर की अच्छी तस्वीरें देंगे। इन सैटेलाइट के माध्यम से एक 3D पिक्चर को 2D रूप में सामने दिया जा सकता है, और उसमें एलिवेशन भी साफ साफ दर्शाया जा सकता है। इनके द्वारा जो 1 मीटर रेजोल्यूशन की भी तस्वीरें ली जा सकती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पर हो उनको भी साफ साफ देखा जा सकता है। RISAT सैटेलाइटों के द्वारा भारत की और अर्थ की दिन में लगभग 2 से 3 बार पिक्चर्स ली जा सकती हैं, जिससे कि यदि कोई टेरर एक्टिविटी प्लान अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हो, तो उसका सही सही संज्ञान हमें मिल सकता है। 2008 के मुंबई टेरर हमले के बाद RISAT-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और इन्हीं कारणों के लिए किया गया था कि अच्छी स्पाई की जा सकेगी अपने पड़ोसी मुल्कों में, जिसमें कि जो रडार सिस्टम था वो इजराइल से बन के आया था, क्योंकि भारत में इस प्रकार की कैपेबिलिटी नहीं थी। पर अब भारत में ये कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है, और अपने डेवलप किए हुए रडार को ही हम इस सैटेलाइट में लॉन्च करेंगे। तो एक और स्पाई सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में जाने वाली है, अपने दुश्मन देशों पे नजर रखने के लिए इसरो के द्वारा यह कारनामा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, और वो सफलता पूर्वक लॉन्च की गई थी, और पूरा मिशन सफल रहा था, जिसकी चाइना ने कई बार बुराई की है, और नासा की तरफ से भी भारत को इस बुराई का सामना करना पड़ा है। पर चाइना 2008 से ही कहा जा रहा है इस प्रकार के रोबोटिक आर्म डेवलप कर रहा है, जो कि उसके सैटेलाइट पे लगे होंगे, और सैटेलाइट द्वारा किसी दूसरे सैटेलाइट को पकड़ा और गिराया जा सकेगा, वो भी डिब्रीज बिना पैदा किए हुए। तो अब चाइना के द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि लगभग 10 सालों में 10 इस प्रकार के ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, जो कि इस प्रकार की सैटेलाइट होंगी जो दूसरों को खाएंगी, दूसरों के सैटेलाइट को खाएंगी, और इन सैटेलाइटों को कहा जा रहा है स्कैवेंजर सैटेलाइट। इन सैटेलाइटों में यह काबिलियत है कि जिस सैटेलाइट को गिराना है उस सैटेलाइट की बराबर गति और उसकी कक्षा में यह आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइटों के 6 इंच करीब जाकर अपने रोबोटिक आर्म द्वारा उन सैटेलाइटों को नष्ट और उनकी ऑर्बिट से डिस्प्लेस कर सकती हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल डिब्रीज हो जाएंगे और पृथ्वी की तरफ गिरने लगेंगे। साथ ही साथ इन सैटेलाइटों को दूसरे सैटेलाइटों के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता है जब यह अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि यह भी उसी डिब्रीज के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। चाइना ने कहा है कि इसका मिलिट्री इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और एक एक्सपेरिमेंटल चीज के तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
पर ज्यादातर उनका यह रोबोटिक सैटेलाइट मिलिट्री इस्तेमालों के लिए ही बनाया जा रहा है। यह सभी लोगों को पता है। चाइना का यह भी कहना है कि अभी तो उन्होंने केवल इस सैटेलाइट के होने की घोषणा की है, इसकी बहुत सी डिटेल अभी भी सीक्रेट है और उनको अभी सामने नहीं लाया जाएगा। 2-3 दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का चौथा सबमरीन भारत के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है इंटेंसिव ट्रायल के लिए, तो आईएनएस वेला को अब लॉन्च कर दिया गया है। मंडे यानी कि आज इस स्कॉर्पियन क्लास के चौथे सबमरीन को लॉन्च किया गया, जो कि फ्रेंच कंपनी DCNS के साथ मिलकर बनाया जा रहा है और माजेगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इससे पहले भी आईएनएस वेला एक सबमरीन था जिसको 1973 में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, और 37 साल की अपनी सर्विस देने के बाद यह सबसे पुराना हमारा सबमरीन डीकमीशन हुआ था 2010 में। MDL का यह कहना है कि 5वां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी जल्द ही लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएगा और इसके बाद केवल एक ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बचता है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।